मित्रों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत। मेरा संबंध इतिहास से है। आज हम इतिहास की विषय वस्तु आर्थिक इतिहास पर बात करेंगे। आज हम प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। मित्रों, इतिहास की विषय वस्तु का स्वरूप सदैव परिवर्तनशील रहा है। प्रत्येक युग की सामाजिक आवश्यकताओं और परिस्थितियों ने उसे प्रभावित किया है। इतिहास का अध्ययन केवल अतीत की घटनाओं और राजनीति के अध्ययन तक सीमित नहीं है, अपितु नैतिक नियमों, सामाजिक संस्थाओं और आर्थिक पहलुओं, साहित्य, कला, जाति तथा विज्ञान एवं तकनीकी भी उसके अध्ययन के महत्वपूर्ण अंग हैं। हेनरी मिरेन लिखते हैं, इतिहास समाज में निवास करने वाले मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। जहाँ तक भारत में आर्थिक इतिहास की बात करें तो कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत था कि वे भारतीय जीवन के आर्थिक पक्षों को महत्व नहीं देते थे, परंतु उनका यह मत ठीक प्रतीत नहीं होता, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं। वैदिक कालीन आर्य अपनी समृद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। वैदिक कालीन जीवन के 4 पुरुषार्थों में अर्थ का महत्व वस्तुतः धर्म की अपेक्षा निम्न था, किंतु जीवन के आर्थिक पक्ष की प्राचीन भारत में उपेक्षा कभी भी नहीं की जाती थी। कौटिल्य तो कहते थे, बिना अर्थ के धर्म का ठीक से प्रभाव भी या पालन भी नहीं किया जा सकता। चारों वर्णों में वैश्य इतना महत्वपूर्ण था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों उनकी समृद्धि पर निर्भर करते थे। 4 आश्रमों में भी गृहस्थ आश्रम का इतना महत्व था कि शेष आश्रमों के व्यक्ति गृहस्थ के उत्पादन पर निर्भर रहते थे। आर्थिक पक्ष का इतना महत्व होते हुए भी प्राचीन भारत में इस पक्ष पर ज़्यादा ग्रंथ नहीं लिखे गए जितने कि धार्मिक पक्ष पर, क्योंकि लेखकों में अधिकतर ब्राह्मण थे जो धर्म को अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। किंतु धर्म ग्रंथों से भी जीवन के आर्थिक पक्षों पर कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। वैदिक साहित्य में कृषि, उद्योग और व्यापार के विषय में कुछ जानकारियाँ मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो कृषि, उद्योग और व्यापार पर पर्याप्त विवेचना मिलता है। यूनान और रोम के लेखकों ने भी तत्कालीन अर्थव्यवस्था पर लिखा है। स्मृतियों में तो वैश्यों के कर्तव्यों में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का महत्व बताया गया है। जातकों से कुषाणकालीन व्यापार वृद्धि, भारतीय शिल्प और उद्योग को मिले प्रोत्साहन की जानकारी मिलती है। तक्षशिला उत्खनन से भी इस काल के उद्योग और व्यापार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। बौद्ध ग्रंथ जैसे मिलिंद-पन्हों, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी कृषि व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। गुप्त काल की आर्थिक दशा की तो स्मृतियों, कालिदास के साहित्य तथा अमरकोश और वराह मिहिर की बृहत संहिता के अतिरिक्त तत्कालीन अभिलेखों और मुद्राओं से बहुत जानकारी मिलती है। गुप्तोत्तर काल की आर्थिक दशा की जानकारी स्मृतियों के टीकाकारों के अतिरिक्त अभिलेखों और अरब यात्रियों के वर्णन में मिलता है। उपर्युक्त सभी साहित्यिक तथा पुरातात्विक साधनों के उपयोग करके सर्वश्री नारायण चंद्र बंदोपाध्याय, अतीन्द्रनाथ बोस आदि विद्वानों और इसके साथ ही साथ सचिंद्र कुमार मैटी और लल्लन जी गोपाल जैसे अधिकारी विद्वानों ने अपने मानक ग्रंथों में प्राचीन भारत के विभिन्न कालों के आर्थिक जीवन का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास आधुनिक काल में किया है। इनकी मानक किताबों के नाम इस तरह से हैं। नारायण चंद्र बंदोपाध्याय, इकोनॉमिक लाइफ एंड प्रोसेस इन एंशिएंट इंडिया, कलकत्ता से 1945 में ये प्रकाशित हुआ है। अतीन्द्रनाथ बोस, सोशल एंड रूरल इकोनॉमिक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, 600 BC से 200 AD तक का, ये भी कलकत्ता से 1970 में पब्लिश हुआ है। सचिंद्र कुमार मैटी,
अर्ली इंडिया एंड करेंसी सिस्टम, लल्लन जी गोपाल, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, दिल्ली, 1965 में ये प्रकाशित हुआ है। उपरोक्त संदर्भों से हमें प्राचीन भारत की आर्थिक गतिविधियों के बारे में इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर सैंधव वासियों की आर्थिक दशा सुदृढ़ थी। कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वे विभिन्न अनाजों का उत्पादन करते थे, मगर एल के बासन के अनुसार चावल से वे अवगत नहीं थे। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। ऋग्वैदिक काल में अधिकतर लोग गांवों में निवास करते थे। आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अच्छे फसल के लिए ईश्वर से वे प्रार्थना करते थे। गाय पर उनकी अगाध श्रद्धा थी। इस काल में निष्क नामक स्वर्ण मुद्रा का भी वर्णन मिलता है। संगम युग में कृषि और व्यापार उन्नत थी। इस युग में यूनान से विदेशी व्यापार का वर्णन मिलता है। जहाज निर्माण और जहाज यात्रा का भी वर्णन मिलता है। मौर्य काल से संबंध में मेगास्थनीज ने बृहद वर्णन किया है। उत्पादन, व्यापार, उद्योग आदि तेज गति से बढ़ रहे थे। इन सभी कामों के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई थी। इस काल में सीरिया, यूनान, मिस्र, रोम व्यापारिक संबंध स्थापित थे तथा सुपर्ण, कर्षापर्ण, मासक, काकड़ी मुद्राओं का प्रचलन था। सरकारी टकसाल की व्यवस्था थी। इस काल में सुमधुर स्वादिष्ट सुरा, बहुमूल्य चांदी के बर्तन, अंतःपुर में गाने वाले बालक बालिकाएं, सर्वोत्कृष्ट मलमल भारतीय व्यापार के प्रमुख वस्तुएं थी। सातवाहनों का काल व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। इनके कार्यों के लिए संगठनों की स्थापना हो चुकी थी जो आधुनिक बैंकों की तरह काम करते थे। गुप्त काल में यह विकास और तीव्र हो गया था। व्यापारिक श्रेणियां पहले के समान बैंकों के कार्यों का संचालन में संलग्न थी। विदेशी व्यापार मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होता था। आंतरिक व्यापार के केंद्र पाटलिपुत्र, वैशाली, बनारस, मथुरा, प्रयाग आदि थे। इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में आर्थिक गतिविधियां न केवल तेज थीं बल्कि उन्नत अवस्था में रही हैं। धन्यवाद। मित्रों, अब हम भारतीय इतिहास की विषय वस्तु आर्थिक इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत की स्थिति का संकलन करने की कोशिश करते हैं। भारतीय मध्यकालीन आर्थिक इतिहास लेखन की समुचित जानकारी के लिए इसे दो भागों में हमें विभाजित करना होगा ताकि संपूर्ण मध्यकालीन आर्थिक इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सके। प्रथम भाग दिल्ली सल्तनत और द्वितीय भाग मुगल काल। मध्यकाल धन धान्य के लिए प्रख्यात था। धन की लालसा ही विदेशी आक्रमणों के प्रमुख कारण रहे हैं। जहाँ तक सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनतकालीन आर्थिक इतिहास लेखन पर तात्कालिक इतिहासकारों ने कम ध्यान दिया। तात्कालिक इतिहासकार दरबार की शानो शौकत को अधिक महत्व देते थे। सल्तनतकालीन शासक भी अपनी विलासिता और फिजूल खर्ची के कारण देश को आर्थिक रूप से जर्जर करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते थे। विदेशी यात्री इब्न बतूता 14 वर्षों तक, जिसमें से 8 वर्ष उन्होंने दिल्ली दरबार में बिताए। वे लिखते हैं, यहाँ की भूमि उपजाऊ थी। वर्ष में 2 फसल बोई जाती थी। फिरोज तुगलक के सुधारों के फलस्वरूप कृषि का विकास हुआ। दिल्ली और सालीरा में फल फूल के बाग लगाए गए। नहरों का निर्माण किया गया जिससे राज्य की आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। कृषि के साथ साथ व्यापार और उद्योग भी राज्य के आय के साधन थे, परंतु भू राजस्व राज्य के आय के प्रमुख साधन थे जो नगद अथवा अनाज के रूप में दिया जा सकता था। इस काल में आंतरिक और विदेशी व्यापार का वर्णन मिलता है। विदेशी लेखकों के यात्रा वृत्तांतों से इसकी जानकारी मिलती है कि भारत का विदेश व्यापार इस समय उन्नत था। लेखकों के लेखन से पता चलता है
कि भारतीय व्यापारी बेहद ईमानदार थे। इसी कारण विदेशी व्यापारी उनके साथ संबंध स्थापित करने में प्रसन्न होते थे। विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। सल्तनत काल में धन के बंटवारे में असमानता थी। धन का अधिकांश भाग कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकृत था। अमीर वर्ग और शाही परिवार के सदस्य विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, जबकि साधारण लोग अभावों में जीने के लिए विवश थे। सल्तनत काल में करों का बोझ अत्यधिक था। लोग अपनी आय का 80% भाग कर के रूप में देने के बाद नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर थे। यद्यपि सल्तनत काल में कृषकों की सहायता के लिए अनेक विभाग खोले गए थे, लेकिन शासकीय नीतियों के कारण कृषक भूखों मरने के लिए मजबूर थे। अमीर खुसरो लिखते हैं, शाही मुकुट में लगा हुआ प्रत्येक मोती गरीब किसानों के आंखों से गिरा रक्त बिंदु प्रतीत होता है। सल्तनत काल में अकाल की भयंकरता को रोकने हेतु कोई उचित प्रबंध नहीं था। उक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि वस्तुतः वस्तुएं तो प्रचुर मात्रा में थी, परंतु वितरण असमांग था। विदेशी आक्रांताओं के लूटपाट के बाद भी आर्थिक जीवन संतोषप्रद था। मार्को पोलो, इब्न बतूता और बर्नी के लेखों से भी यह स्पष्ट हो जाता है। सल्तनत काल के समय ही अब्दुल रज्जाक के लेखों से हमें विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सभी वर्ग के लोग आभूषण यहाँ पहनते थे। कृषि, व्यापार, उद्योग विकसित था। आंतरिक और विदेशी व्यापार के कारण यहाँ लोग सुखी और संपन्न थे। इसका दूसरा भाग, जिसे हम मुगल काल के नाम से जानते हैं, वह सल्तनत काल के बाद उसकी स्थापना हुई, जिसने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। इस काल की आर्थिक स्थिति का स्वरूप शासकों की योग्यता और क्षमता के अनुसार बदलती रही है। बाबर और हुमायूं अपनी अस्थिर स्थिति के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर सके, अतः तात्कालीन आर्थिक स्थिति के संबंध में हमें बहुत कम उल्लेख मिलता है। गुलबदन बेगम ने अपने ग्रंथ में वस्तुओं के सस्ती होने के उल्लेख जरूर किए हैं। साथ ही बाबर लिखित तुझके बाबरी का वर्णन ज्यादा सच प्रतीत नहीं होता। अकबरकालीन सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का वर्णन अनेक साक्ष्यों से हमें मिलता है। इसमें अबुल फजल प्रमुख हैं। आईने अकबरी का उल्लेख करते हुए B.N. स्मिथ ने उल्लेख किया, आधुनिक मजदूरों की तुलना में अकबरकालीन मजदूर अधिक प्रसन्न था और उसे खाद्य सामग्री मिल सकता था, जिसका कारण अनाज के मूल्यों में कमी थी। कृषि वर्ग सुखी और संपन्न था। खेती विकसित थी। कृषक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं था, खासकर तब तक जब तक वे लगान अदा करते रहते थे। व्यापार और वाणिज्य उन्नत था। बड़े व्यापारी को सेठ या बोहरा कहा जाता था। छोटे व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। बर्नियर लिखते हैं, व्यापारी निर्धनता का प्रदर्शन करते थे क्योंकि उन्हें भय था कि उनकी दौलत छीन न ली जाए। लेकिन बर्नियर का वर्णन ज़्यादा सच प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मुगल शासकों ने व्यापारी और राजमार्गों की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। अकबर से औरंगजेब तक सभी शासक समुद्री व्यापार में रुचि रखते थे। इस काल में यूरोपीय देशों से भी आयात निर्यात होता था। शासक अपनी विलासिता की अधिकतर सामग्री विदेशों से मंगाते थे। सूरत, बंगाल, मालाबार तट, खंभात की खाड़ी और सिंध समुद्री व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में कपड़ा उद्योग अत्यंत विकसित था। एडवर्ड टेरी, मोरलैंड, सर टॉमस रो, पीटर मुंडी, मैनरिक, ट्रेवेनियर आदि ने मुगलकालीन आर्थिक संपन्नता का वर्णन अपने लेखों में किया है। शाहजहां के स्थापत्य प्रेम और औरंगजेब के निरंतर युद्धों के कारण कुछ इतिहासकार इसे मुगल काल के आर्थिक पतन का काल भी मानते हैं, किंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं थी।
मुगल काल में लोग खुश थे और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त था। शाहजहां के काल में भयंकर अकाल जरूर पड़ा था, लेकिन उसे पतन का कारण नहीं माना जा सकता। वस्तुतः आर्थिक गतिविधियों में अवरोध अंग्रेजी शासन के आने के बाद शुरू हुआ। धन्यवाद।